नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर हम प्रकाश डालते हैं। इसी श्रृंखला के क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है ताइवान। चर्चा के पीछे कारण भी है क्योंकि हाल ही में ताइवान में पिछले 25 वर्षों के इतिहास की बात करें तो अभी तक का सबसे उच्च तीव्रता का भूकंप अभी हाल ही में ताइवान में देखने को मिला, जिसकी तीव्रता 7.5 थी, जिसके कारण से ताइवान में बड़े स्तर पे जन धन की हानि हुई। यही नहीं, ताइवान की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसका प्रभाव भी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी पड़ा। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो ताइवान है वो सेमीकंडक्टर्स यानी जो अर्धचालक होते हैं उनका सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। जैसे अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पे जो अर्धचालक बनाए जाते हैं उनका 60% यानी 60% अकेले ताइवान निर्मित करता है। और यही नहीं, जो उच्च तकनीक आधारित जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके उत्पादन में तो जो ताइवान का प्रतिशत है वो 90% है, यानी 90% है। जिसके कारण से क्या है कि वैश्विक स्तर पे जो सेमीकंडक्टर्स की जो मांग थी उस पर भी क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन सारे कारणों से क्या है कि ताइवान लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चूंकि ये भूकंप कहाँ आया, ताइवान में आया। यहाँ की जो तीव्रता को हम अगर देखें तो 7.5 ये उच्च तीव्रता मानी जाती है भूकंप के संदर्भ में। और इसी में अगर हम बात करें कि ये जो भूकंप ताइवान में आया था, ये मूल रूप से अगर इसके भूकंप केंद्र की बात करें तो ये जो ताइवान है, ताइवान का जो हुलियन काउंटी है, अगर हम बात करें ताइवान के मैप की तो यहाँ पर क्या है कि ये हुलियन देखने को मिलेगा। इसी के पास या कह सकते हैं कि इससे लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में ये इसका भूकंप केंद्र स्थित था, जो मूल रूप से क्या है कि ये पूर्वी ताइवान का हिस्सा है। और यहीं पर क्या है कि बड़े स्तर पे क्या है कि भूकंप के प्रभाव हमें देखने को मिले थे। और इस आधार पर क्या है कि ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि ताइवान में ये भूकंप की जो घटना है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ताइवान में भूकंप आते रहते हैं। हाँ, इसके संदर्भ में ये जरूर प्रश्न उठ सकता है कि क्या ताइवान भूकंप के प्रति सेंसिटिव है, संवेदनशील है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ताइवान की स्थिति है वो कहाँ पर है कि जो रिंग ऑफ फायर है, यानी कि जो प्रशांत महासागर का पूरा जो क्षेत्र में जो रिंग ऑफ फायर है, ये क्या है कि ये जो जोन है जो भूकंपी क्षेत्र में आता है, इसी के अंतर्गत क्या है कि ताइवान की स्थिति है। या ये भी कह सकते हैं कि जो रिंग ऑफ फायर है या जो पैसिफिक ओशियन का रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है उसकी जो भूकंपी भ्रंश रेखा है उसके किनारे ठीक क्या है कि ताइवान की स्थिति होने के कारण यहाँ पर सामान्य स्तर पे या ताइवान में भूकंप देखने को मिलते हैं। ये अलग बात है कि इस बार की जो भूकंप की तीव्रता थी वो काफ़ी अधिक थी, जिसके कारण से यहाँ बड़े स्तर पे उसके प्रभाव देखने को मिले। इसी में एक प्रश्न आपके लिए और महत्वपूर्ण हो सकता है कि अगर हम जैसे भूकंप की जो व्याख्या करते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसी के आधार पर करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य प्लेट है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है और उसके अलावा यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें भी अवस्थित हैं। अब यहाँ आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि आखिर जो ताइवान में भूकंप आते हैं, जो ताइवान में भूकंप देखे जाते हैं वो किस प्रकार की या किन प्लेटों के आपसी क्रिया के फलस्वरूप देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रमुख रूप से 2 प्लेटों का योगदान होता है। जो पहली प्लेट है वो कौन सी है, तो वो यूरेशियन प्लेट है। और दूसरी कौन सी है, तो यहाँ पर फिलीपींस प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के आपसी क्रिया से उत्पन्न तनाव के कारण ही क्या है कि इस क्षेत्र में भूकंप सामान्य तौर पे देखे जाते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि आखिर जो ताइवान है
यहाँ पर सामान्य स्तर पे भूकंप क्यों देखने को मिलते हैं? तो पहली बात कि ये कहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ पर जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसी के क्या है कि जो भूकंपीय भ्रंश रेखा है उसके समीप ये अवस्थित है। और ये क्या है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर यूरेशियन और जो फिलीपींस प्लेट हैं इनके आपस में होने वाली परस्पर जो क्रिया होती है उससे जो तनाव उत्पन्न होता है उसी कारण से ताइवान में भूकंप देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो न्यूज़ थी और उससे जुड़े हुए जो तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम देख लेते हैं कि आखिर जो ताइवान है इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो अगर हम देखें तो आप देखेंगे तो ये क्या है कि साउथ चाइना सी के समीप ये अवस्थित एक देश है। और अगर हम बात करें तो मूल रूप से ये क्या है कि ये आपका ताइवान है, ये क्या है कि ये एक एशियाई देश है। और अगर हम बात करें तो ताइवान के लगभग मध्य से होकर जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा यानी कैंकर जो लाइन है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है वो क्या है कि कर्क रेखा से गुजरती है। और अगर हम बात करें तो इसके ठीक क्या है कि उत्तर पश्चिम में, इसके उत्तर पश्चिम में कौन सा देश अवस्थित है, तो वो चीन अवस्थित है। और अगर हम इसके उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जापान द्वीप समूह अवस्थित है। और इस देश के अगर साउथ में बात करें, दक्षिण में, तो यहाँ पर क्या है कि फिलीपींस द्वीप समूह के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जो द्वीप हैं वो अवस्थित है। तो ये इसकी क्या हो गई, भौगोलिक अवस्थिति हो गई। इसी से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक जल संधि भी देखने को मिलेगी। कौन सी जल संधि है, तो वो है ताइवान जल संधि, ताइवान स्टेट। इसको फार्मोसा स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि पहले जो ताइवान है इसको फार्मोसा द्वीप बोला जाता था, उसी के नाम पर इसको फार्मोसा स्टेट भी बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्टेट होता है, जो जल संधि होता है, जल डमरू मध्य होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि ये दो स्थलीय खंडों को क्या करता है, अलग करता है। और ये जल संधि क्या करती है कि दो जलीय खंडों को जोड़ती है। तो यहाँ पर ये जो ताइवान स्टेट है ये किन दो स्थलीय खंडों को अलग करता है, तो इधर क्या है कि ये चाइना है, चीन है, और दूसरी तरफ क्या है कि ताइवान है। और ये जो ताइवान स्टेट है ये दो जलीय खंडों को, इधर क्या है ईस्ट चाइना सी है और इधर क्या है साउथ चाइना सी है। तो इन दो जलीय क्षेत्रों को क्या करता है, ताइवान स्टेट जोड़ता है। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको लुजोन जल संधि, लुजोन स्टेट। तो ये जो जल संधि है क्या है कि इधर के साउथ चाइना सी को इधर के पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को ये जल संधि जोड़ती है। और इधर ताइवान से क्या है कि जो फिलीपींस द्वीप का जो लुजोन द्वीप है या फिलीपींस देश का जो लुजोन द्वीप है उससे अलग करती है। यहीं पर एक चैनल भी आपको देखने को मिलेगा जो ठीक क्या है कि लुजोन स्टेट के ठीक ऊपर है, जिसको हम बस्सी चैनल बोलते हैं। तो ये भी क्या है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो ताइवान है उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, और जो यहाँ की राजधानी है वो ताइपे है। और ये क्या है कि हुलियन है, जहाँ पर क्या है कि आपको हाल ही में ये भूकंप देखने को मिला था। तो ये हमने मोटे तौर पे इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति थी उससे जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन थे उनको देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ताइवान है अगर इसके रिलीफ या इसके ड्रेनेज पैटर्न को या ड्रेनेज सिस्टम को देखें, यानी यहाँ का जो उच्चावच है, कौन से पर्वत है, कौन से मैदान है, कौन सी नदियाँ हैं, अगर उनके बारे में देखें तो यहाँ महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं वो कौन सी है, तो चोसी रिवर है और नीचे आएंगे तो कोपिंग रिवर है। इसी के साथ क्या है कि यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण जैसे रिवर्स है, जैसे तमसुई रिवर है। और इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि क्यूसान रिवर भी महत्वपूर्ण नदी है, जो कि क्या है कि यहाँ से इधर ये प्रवाहित होती है। अब अगर हम बात करें कि ताइवान में पूरे क्षेत्र को देखें कि आखिर इसका क्षेत्र कैसा है, तो देखेंगे कि जो ताइवान है ये क्या है कि एक तरह से पूरा, या देखें तो ये मुख्यतः रूप से क्या है कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। आप जैसे मैप पे देख रहे होंगे कि इसका जो अधिकांश भाग है वो पहाड़ी के रूप में दर्शाया गया है। और ये सही बात है, जो ताइवान है इसका जो 69% जो भू क्षेत्र है ये क्या है, ये पहाड़ी है।
यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर पर्वतीय ढाल है, पठारी प्रदेश है और ऊबड़ खाबड़ ढालों या टीलों से घिरा हुआ ये क्या है कि पूरा ये एक भू क्षेत्र है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र हैं, अगर इसके हम दक्षिण में जाएंगे, ताइवान के अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ एक महत्वपूर्ण पर्वत देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, तुंगशान, जिसका नाम है तुंगशान। ये पर्वत आपको देखने को मिलेगा। और इसके अगर उत्तर में आएंगे, अगर ताइवान के आप उत्तर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको शुकोशान, यहाँ पर भी एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसको शुकोशान या यूशान बोलते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके मध्य में भी क्या है कि एक उच्च पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी जिसका विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण है, जिसको हम निकिता बोलते हैं। ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण उच्च पर्वत श्रेणी है। इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक और इसके मध्य में एक पर्वत श्रेणी यूशान पर्वत देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि इसके पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर आएंगे ताइवान के पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या है कि हैयान पर्वत आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला कि सबसे उत्तर में आप जाएंगे तो शुकोशान देखने को मिलेगा, दक्षिण में आएंगे तो तुंगशान देखने को मिलेगा, बीच में आएंगे तो आपको यूशान, और इसी के साथ क्या है कि यहाँ पर आपको दो पर्वत देखने को मिलता है, यूशान और दूसरा क्या है, हैयान। तो यहाँ के ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो ताइवान है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मैदान भी आपको देखने को मिलता है जिसको टैटो का मैदान बोलते हैं। तो ताइवान में क्या है कि प्रसिद्ध टैटो का मैदान भी अवस्थित है। तो क्या है कि ये आपसे अक्सर पूछता है। तो ये हमने देख लिया कि मूल रूप से जो ताइवान है, यहाँ का उच्चावच कैसे है, यहाँ प्रमुख कौन से पर्वत अवस्थित है और यहाँ पर कौन सी नदियाँ अवस्थित हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा ताइवान है इसकी जलवायु विशेषताएं कैसी है। तो अगर हम बात करें तो जो ताइवान है ये मूल रूप से क्या है कि पूर्वी एशियाई एक देश है और यहाँ की जो जलवायु है ये क्या है कि ये मानसूनी है, या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है ये अर्ध उष्ण कटिबंधी है। ये क्या है, तो ये अर्ध उष्ण कटिबंधी है, यानी सेमी ट्रॉपिकल ये क्लाइमेट है। और इस कारण से क्या है कि ताइवान में जो वर्षा की मात्रा होती है वो अधिक होती है, यहाँ तापमान अधिक होता है और इसी के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ जो वनस्पति होती है या यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसकी सघनता अधिक होती है। तो ये क्या है कि ये हमने देख लिया कि जो ताइवान है यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है या फिर कम होती है और उसके प्रभाव स्वरूप किस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब बात करें कि आखिर ताइवान का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो अगर हम देखें तो चूंकि सामान्य तौर पे ताइवान में सामान्य जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी प्रदेश है, यहाँ बहुत सारे टीले हैं, ढालू मैदान है, लेकिन फिर भी वर्तमान में जो ताइवान है यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, वो कृषि है। कृषि में ही सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर संलग्न हैं। तो इस आधार पर क्या है कि हमने देख लिया। हाँ, ये अलग बात है कि बड़े स्तर पे जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके उत्पादन में या उनके प्रोडक्शन में जो ताइवान है इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, उस पर भी आएंगे। अब देख लेते हैं कि जो ताइवान है यहाँ अगर प्राकृतिक संसाधन की स्थिति की बात करें कि यहाँ पर कौन से खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं, तो अगर खनिज संसाधन की बात करें तो उस दृष्टिकोण से अगर ताइवान को देखें तो ये क्या है कि एक निर्धन देश है। यानी क्या है कि ताइवान खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से एक पिछड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन सीमित स्तर पे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो पहला है वो है कोयला। तो जो ताइवान है उसके उत्तरी भाग में, जैसे अगर हम देखें मैप को, तो ये ताइवान का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर कोयला के कुछ महत्वपूर्ण खाने देखने को मिलती है। अगर उन खानों की बात करें
तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है चिलाओ। दूसरी जो खान है यहाँ पर हिंचू या हीचू इसको बोलते हैं। तीसरी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण खान है वो कोलंगा है। कौन सी खान है? तो वो कोलंगा है। और इसी के साथ यहाँ पर एक और खान देखने को मिलती है जिसको नानचुआंग बोलते हैं। तो ये क्या है कि ये ताइवान में उसके उत्तरी भाग में, जैसे अगर ये ताइवान है तो इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ पर कोयला की ये कुछ महत्वपूर्ण खान है जिसमें चियाओ, हीचू, कोलंगा और नानचुआंग है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर इसके उत्तर पूर्वी ताइवान की बात करें, यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी ताइवान जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है कि सोना और चांदी के खदानें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो ताइवान में जो ताबा है, ताबा के लिए जो सबसे प्रसिद्ध यहाँ की जो खान है वो है चेन कुआ सी। यहाँ पर जो खान है वो है चेन कुआ सी। ये क्या है कि ताइवान में सबसे महत्वपूर्ण तांबे की खदान है, ये अक्सर पूछता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें ताइवान में खनिज तेल की कि इसके लिए कौन सा क्षेत्र यहाँ पर फेमस है, तो यहाँ दो क्षेत्र हैं। पहला क्या है कि सीचू है और दूसरा जो क्षेत्र है वो टेनान क्षेत्र है। तो ये क्या है कि ताइवान में दो क्षेत्र हैं, सीचू और टेनान। ये दोनों क्षेत्र क्या है कि खनिज तेल के दृष्टिकोण से ये ताइवान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी के साथ अगर हम रसायन उद्योग की बात करें कि आखिर ताइवान में रसायन उद्योग का विकास किन क्षेत्रों में हुआ है, तो यहाँ जो सबसे अधिक विकास रसायन क्षेत्र का हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो तकाओ, एक क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तकाओ। तो तकाओ में या ताइवान के तकाओ में अगर हम बात करें तो रसायन उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। और ताइवान में जो कागज या पेपर जो इंडस्ट्री है इसका भी बड़े स्तर पे विकास हुआ है। अगर हम बात करें कि आखिर ताइवान में प्रमुख कौन से क्षेत्र है जहां पर पेपर इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, तो उसमें क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है लोटिंग, दूसरा जो है वो है सीमिंग और तीसरा जो है वो है सीहिल। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण ताइवान के क्षेत्र हैं जहां पर बड़े स्तर पे क्या है कि यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री डेवलप हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो अर्धचालक है, तो अर्धचालक के उत्पादन में जो वैश्विक प्रोडक्शन है, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है उसमें क्या है कि अगर अनुपात की बात करें तो ताइवान कुल वैश्विक सेमीकंडक्टर के उत्पादन में 60% की भूमिका अदा करता है। और जो उच्च तकनीक वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें तो जो ताइवान का प्रतिशत है वो 90% है। यानी अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो कुल उत्पादन में जो सबसे अधिक योगदान है वो किसका है, तो वो ताइवान का है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो ताइवान है यहाँ पर कौन से प्राकृतिक संसाधन है, कौन से खनिज संसाधन है, उनकी अवस्थिति क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ताइवान है इसकी जो राजनीतिक अवस्थिति है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर इसकी हम बात करें तो जैसा कि पहले ही हमने बताया कि जो ताइवान है ये कहाँ अवस्थित है, तो ये साउथ चाइना सी के समीप अवस्थित है। और इस कारण से क्या है कि इसको क्या है कि जो साउथ चाइना सी है इसके प्राकृतिक प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है साउथ चाइना सी का, यहाँ के अगर वैश्विक व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, यहाँ के वैश्विक व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो ताइवान की जो वैश्विक स्थिति है या जो भौगोलिक अवस्थिति है वो विश्व के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो अगर पूरे विश्व के ट्रेड की बात करें, यानी कि पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उसका 30%, यानी जो कुल वैश्विक व्यापार है उसका लगभग 30% क्या है कि इस साउथ चाइना सी से होता है। और इस कारण से क्या है कि इसकी स्थिति जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, अगर हम फिशिंग की बात करें तो वैश्विक कुल
फिशिंग का लगभग 10% क्या है कि इस साउथ चाइना सी से होता है। तो इस कारण से भी क्या है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें तो चूंकि क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें क्या है कि अगर इसके मैप को हम देखें तो इस मैप में क्या है कि ये वाला जो रीजन है जहां पर क्या है कि लगातार जो चीन का दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में चूंकि वर्ष 1947 के बाद जो चीन ने अपनी एक सीमा रेखा बनाई थी जिसको पहले 11 डैश लाइन बोला जाता था, जिसको बाद में परिवर्तित करके इसने 9 डैश लाइन के रूप में परिभाषित किया। और इसको क्या है कि ये अपनी सीमा के अंतर्गत मानता है, जिसमें बहुत सारे आइलैंड हैं जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे पार्सेल आइलैंड है, स्प्रेटली आइलैंड है। ये सारे जो क्षेत्र है इन पर ये दावा करता है। और यही नहीं, जो ताइवान है इस पर भी चाइना का ये कहना है कि ये हमारा ही आइलैंड है, क्योंकि अभी भी क्या है कि जो ताइवान है यहाँ पर आरओसी का कंट्रोल है, यानी कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि पहले क्या है कि ये चाइना की पार्टी थी और बाद में क्या है कि जब वहाँ पर एक तरह से गृह युद्ध हुआ उस दौरान कम्युनिस्टों ने क्या है कि वहाँ की जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसके लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया, जो कि क्या है कि बाद में ताइवान में आकर शरण लिए और यहाँ पर वो मेजॉरिटी में है, जिसके कारण से क्या है कि लगातार जो चीन है वो ताइवान पे दावा करता है। और यही कारण है कि ताइवान को आज चीन के दबाव में बहुत कम ही देश हैं जो स्वतंत्र देश का दर्जा देते हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो केवल 22 देश ऐसे हैं विश्व में जो ताइवान को पूर्ण देश का दर्जा देते हैं। इसी के साथ क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है कि हमने पहले ही बताया कि पूरे विश्व का जो वैश्विक व्यापार है उसका लगभग 30% क्या है कि इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। और इसी को हाल ही में क्या है कि काऊ टंग एक नया शब्द चीन ने इजाद किया है, यानी कि जो गाय होती है उसकी जो जीभ होती है उसी के यू आकार में क्या है कि इस क्षेत्र को परिभाषित कर रहा है, जिसको पहले ये 9 डैश लाइन कहता था कि इस पूरे क्षेत्र पर क्या है कि ये चीन का अधिकार है। और इसके पीछे कारण भी है। अगर हम बात करें कि ये जो साउथ चाइना सी है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो लगभग क्या है कि 36 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है कि एक बड़ा जल क्षेत्र है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जल के साथ अगर हम ऑयल की बात करें, तेल की बात करें या फिर प्राकृतिक गैस संसाधन की बात करें तो उसका एक ये बड़ा क्षेत्र है। और अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें तो लगभग ये एक आंकड़ा है कि यहाँ 11 बिलियन कह सकते हैं कि बैरल क्या है कि ऑयल रिसोर्स का एक आकलन किया गया। यही नहीं, यहाँ पर बड़े स्तर पे प्राकृतिक गैस संसाधन का भी एक आंकड़ा आया है जिसमें यह कहा गया है कि लगभग 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पर प्राकृतिक गैस अवस्थित है। और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन का ये कहना है कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो हमारा है। और इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें कि भारत और ताइवान के बीच में किस प्रकार के संबंध है, तो क्या है कि पहले अगर संबंधों की बात करें तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन बाद में जब से एक्ट ईस्ट पॉलिसी या फिर कहें कि लुक ईस्ट पॉलिसी भारत ने बनाई, उसके बाद से भारत के जो संबंध है वो पूर्वी एशिया या फिर कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के जो विभिन्न क्षेत्र थे उनसे संबंध है वो बेहतर हुए। और इसी क्रम में भारत ने क्या है कि ताइवान के भी साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। और इसमें अगर हम बात करें तो वर्ष 1995 में दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानियों में अपने कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि कार्यालय हैं उनकी स्थापना की है। और बाद के या वर्तमान में देखें तो दोनों देशों के बीच में उच्च स्तरीय वार्ताएं भी हुई हैं और लगातार जो संबंध है उन पर या उनको सुधारने पर भी कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि आखिर जो ताइवान है उसकी अवस्थिति क्या है, उससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू थे उन पर भी हमने प्रकाश डाला। इसी टॉपिक पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो कह रहा है कि ताइवान के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कर्क रेखा ताइवान के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दूसरा कथन है सुकोशान पर्वत
ताइवान के पश्चिम भाग में अवस्थित है। तीसरा कथन है कि चेकुवासी की जो खान है ये ताइवान में ताबे की एक प्रमुख खान है। और चौथा स्टेटमेंट है कि जो लुजोन जल संधि है ये ताइवान को चीन से अलग करती है। और फिर पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं। पहला विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है केवल 4। तो आज हमने देख लिया कि आखिर ताइवान चर्चा में क्यों है और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हमने संक्षिप्त रूप से प्रकाश की और इसके महत्व को भी हमने देखा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए स्थान के साथ हम फिर उस पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। तो आज इस एपिसोड में आप बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।